साल था 2011। फ्लोरिडा के विशाल एवरग्लेड्स नेशनल पार्क में, जहां धरती और पानी का कोई साफ बंटवारा नहीं, बस दलदल का असीम समुंदर है, वही एक आदमी अपने काम में लगा हुआ था। वह कोई पर्यटक नहीं था। वह था एक सांप पकड़ने वाला सरकारी शिकारी। उसका नाम था जैकब स्टोन। 30 की उम्र के करीब, धूप में झुलसा चेहरा, आंखों में सख्त सतर्कता। उसका काम था आक्रामक विदेशी प्रजातियों, यानी ऐसे सांपों को पकड़ना जो फ्लोरिडा के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बन चुके थे। उस दिन सूरज सिर के ऊपर था, हवा भारी और नमी से भरी हुई थी। जैकब अपने लंबे डंडे और फंदे के साथ साइप्रेस दलदल के अंदर गहराई तक गया हुआ था। पेड़ों की जड़ें पानी से निकली हुई थीं और हर तरफ मच्छरों की भनभनाहट थी। वह एक विशाल अजगर का पीछा कर रहा था, शायद 12 फीट लंबा, मोटा और शक्तिशाली। वह सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ एक पुराने पेड़ की जड़ों के नीचे गायब हो गया। जैकब ने फंदे से उस बिल की ओर इशारा किया। वही है, निकल ला तू। उसने एक हल्का सा शोर किया। सांप सरककर बाहर आया। तेजी से फंदा डालकर उसने उसे पकड़ लिया। कुछ संघर्ष के बाद उसने अजगर को बेहोश किया, उसके मुंह पर टेप चिपकाया और सुरक्षित बैग में डाल दिया। अब सामान्य तौर पर वह यही रुक जाता, पर उस दिन जैकब को कुछ अजीब लगा। बिल की गहराई से एक सड़ी हुई गंध आ रही थी, ऐसी नहीं जो आमतौर पर जानवरों से आती है। जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। उसने फंदा किनारे रखा और झुककर बिल के अंदर झांका। अंधेरा था। वह धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगा। गीले पत्ते, कीचड़ और जड़ें एक के ऊपर एक जमी थीं। फिर अचानक उसकी उंगलियां कुछ नरम और उलझे हुए चीज से टकराईं। पहले उसे लगा शायद जानवर का बाल है। उसने ध्यान से मिट्टी साफ की, पर जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ी, वह पीछे हट गया। वो इंसान के बाल थे, लंबे, हल्के सुनहरे रंग के, और उनमें अब भी एक फीका गुलाबी रिबन बंधा था। वह एक पल के लिए जड़ हो गया। दिल की धड़कन तेज हो गई, सांस भारी हो गई। उसने गहराई से मिट्टी खोदी और धीरे धीरे एक छोटे बच्चे की खोपड़ी का हिस्सा बाहर निकला। खोपड़ी पर अब भी बाल थे और वह रिबन हवा में हिल रहा था। उसने तुरंत अपना रेडियो उठाया। कंट्रोल, यहां कुछ है। इंसानी अवशेष लग रहे हैं। तुरंत यूनिट भेजो। कुछ घंटों में जगह पर पुलिस पहुंच गई। मिट्टी हटाई गई, हर चीज को दस्तावेज किया गया। फॉरेंसिक टीम ने आसपास के हर इंच को सील कर लिया। फिर जो सच सामने आया, उसने सबको चुप कर दिया। वह खोपड़ी एक 7 साल की बच्ची की थी, और उसके बालों में बंधा गुलाबी रिबन किसी पुराने और भूले हुए केस से मेल खाता था। एक लड़की जो 25 साल पहले 1986 में एवरग्लेड्स पार्क से गायब हुई थी। नाम लॉरेन स्टीवेंस। लॉरेन का मामला कभी हल नहीं हुआ था। पुलिस ने उसे कोल्ड केस के रूप में फाइल कर दिया था। सालों तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। और अब 2011 में एक अजगर के बिल से मिली एक खोपड़ी ने उस पुराने जख्म को फिर से खोल दिया था। जांच शुरू हुई। डीएनए टेस्ट किया गया। नतीजा आया, बाल और खोपड़ी लॉरेन स्टीवेंस की थी। लेकिन इससे जवाब नहीं मिले, बल्कि नए सवाल खड़े हुए। अगर यह बच्ची 1986 में गायब हुई थी, तो उसके अवशेष एक ऐसे सांप के बिल में कैसे मिले, जो खुद सिर्फ 6 साल पुराना था? क्या किसी ने शरीर को वहां लाकर छिपाया था, या यह जमीन ही इतनी देर तक उसे अपने अंदर छुपाए रही? इस खोज ने एक पुराने केस को खत्म नहीं किया, बल्कि उस कहानी का नया और डरावना अध्याय शुरू किया। अब पुलिस और फॉरेंसिक टीम उस दलदल की मिट्टी में उतर रही थी, जहां हर जड़, हर पत्ता, हर ईंट शायद किसी सच को छुपाए बैठा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली कहानी तो शुरू होती है 17 मई 1986 से, जिस दिन लॉरेन स्टीवेंस अपने माता पिता के साथ एवरग्लेड्स पार्क आई थी। और उसके बाद
वह कभी वापस नहीं लौटी। साल था 1986, तारीख 17 मई, शनिवार का दिन। फ्लोरिडा का मौसम गर्म लेकिन सुकून भरा था। मार्क स्टीवेंस ने अपनी पुरानी कार के दरवाजे बंद किए और मुस्कुराते हुए कहा, चलो लॉरेन, आज असली एडवेंचर होगा। स्टीवेंस परिवार, मार्क, सारा और उनकी 7 साल की बेटी लॉरेन, एक साधारण अमेरिकी परिवार था। लॉरेन हंसमुख, जिज्ञासु और हमेशा सवाल पूछने वाली बच्ची थी। उसे बाहर की दुनिया बहुत पसंद थी, खासकर जंगल, नदियां और जानवर। उनका गंतव्य था एवरग्लेड्स नेशनल पार्क। वे साइप्रेस क्रीक कैंपग्राउंड जा रहे थे, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति अपनी सबसे जंगली और सुंदर शक्ल में थी। लंबे साइप्रेस पेड़, नम मिट्टी की गंध और दूर बहती नदी, सब कुछ किसी पुराने अमेरिकी पोस्टकार्ड जैसा दिखता था। कार लगभग 3 घंटे की यात्रा के बाद वहां पहुंची। पार्क का गेट पार करते ही हवा में एक ठंडी नमी थी। सारा ने गहरी सांस ली। वाह, यहां तो सुकून ही सुकून है। लॉरेन उछलती हुई बोली, मां, वहां देखो, पेड़ों पर कितने सारे पक्षी हैं। दोपहर तक उन्होंने अपना टेंट लगाया। लॉरेन को यह सब बहुत रोमांचक लग रहा था। वह अपने पापा के पीछे पीछे घूमती रही, रस्सी पकड़ने से लेकर लकड़ी लाने तक हर काम में मदद करने की कोशिश करती रही। मार्क ने मुस्कुराकर कहा, जानती हो लॉरेन, जंगल में सबसे जरूरी बात क्या है? लॉरेन ने सिर हिलाया। क्या? ध्यान देना। हर आवाज, हर हवा का झोंका कुछ कहता है। अगर तुम ध्यान दोगी तो जंगल तुम्हें सब बताएगा। लॉरेन हंस दी। जंगल बोलता है क्या पापा? मार्क बोला, हां, अगर सुनना चाहो तो। उस दिन उन्होंने नदी किनारे चलना, तितलियां पकड़ना और पेड़ों की जड़ों को छूना, सब किया। सारा ने टिफिन से सैंडविच निकाले और तीनों ने पिकनिक टेबल पर बैठकर खाना खाया। हवा में हल्की नमी थी, लेकिन मौसम अच्छा था। शाम ढलते ढलते आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग गया। शाम के करीब 7:30 बजे सारा ने स्टोव पर सूप गर्म किया। चारों तरफ कीड़े मकोड़े अपनी रात की तैयारी में जुट गए थे। मार्क आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा कर रहा था और लॉरेन अपने छोटे मग से पानी भर रही थी। लॉरेन ने कहा, मां, मैं नदी से पानी की बोतल भर लाऊं और सोने से पहले नहा भी लूंगी। सारा ने कहा, ठीक है, पर जल्दी आना। मार्क ने जोड़ा, सावधान रहना, वहां फिसलन है और ज्यादा देर मत करना। यह बात कहने के बाद उसने अपनी बेटी को जाते देखा। गुलाबी टी-शर्ट, डेनिम शॉर्ट्स और बालों में वही प्यारा गुलाबी रिबन। उसकी पीठ धीरे धीरे पेड़ों के पीछे ओझल हो गई। कुछ मिनट बीते। सारा ने पुकारा, लॉरेन, खाना तैयार है। कोई जवाब नहीं। उसने दोबारा आवाज दी। फिर भी सन्नाटा। मार्क ने टॉर्च उठाई और नदी की ओर गया। पानी की सतह पर चांद की हल्की झिलमिल थी, मगर वहां कोई नहीं था। उसने नदी किनारे झुककर देखा। सिर्फ कीचड़ और पत्तों के निशान, कोई इंसानी कदमों के निशान नहीं। वह वापस लौटा। सारा, वह वहां नहीं है। सारा का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब नहीं है? वहां कुछ नहीं, कोई निशान नहीं। दोनों ने तंबू, टेबल, झाड़ियों, हर जगह देखा। कुछ नहीं मिला। पहले घबराहट, फिर डर। 25 मिनट बाद उन्होंने फैसला किया, अब मदद लेनी होगी। रात के 9 बजे वे निकटतम रेंजर स्टेशन पहुंचे। रेंजर डेविड ने तुरंत रिपोर्ट दर्ज की और रेडियो पर सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस और पार्क अधिकारियों की टीमें पहुंच गईं। पहली रात की खोज शुरू हुई। टॉर्चों की रोशनी, ट्रकों की हेडलाइट्स और घने अंधेरे में चलती आवाजें, लॉरेन, लॉरेन। कोई जवाब नहीं आया। सुबह होते होते पूरा पार्क अलर्ट पर था। अखबारों में खबर चली, 7 साल की बच्ची एवरग्लेड्स पार्क से लापता। अगले दिन 200 से ज्यादा लोग खोज में शामिल हुए। पुलिस अधिकारी, फॉरेंसिक टीमें, पार्क रेंजर, यहां तक कि आम लोग भी स्वेच्छा से मदद को आए।
हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ते, रेडियो पर लगातार निर्देश दिए जा रहे थे। टीम ए, दक्षिण क्षेत्र कवर करो। टीम बी, नदी के पश्चिम किनारे पर जाओ। कुत्तों को लाया गया। उन्होंने लॉरेन की गंध पकड़ी, वही गंध जो उसके तंबू और कपड़ों से मिली थी। कुत्ते तेजी से रास्ते पर दौड़े, पर नदी के किनारे पहुंचकर रुक गए। वहीं गंध खत्म हो गई। यह सबके लिए सबसे अजीब बात थी। अगर बच्ची वहां तक गई थी, तो फिर कहाँ गई? क्या वह पानी में गिरी, या किसी ने उसे उठा लिया? एवरग्लेड्स मगरमच्छों और सांपों से भरा इलाका है। जांचकर्ताओं ने सोचा, क्या कोई जानवर उस पर हमला कर सकता था? पर किसी संघर्ष या खून के निशान नहीं थे। मगरमच्छ शिकार के बाद कीचड़ पर निशान छोड़ते हैं। यहां सब कुछ साफ था, इसलिए यह संभावना कमजोर लग रही थी। दूसरी संभावना, शायद वह फिसलकर नदी में गिर गई हो। गोताखोर बुलाए गए। उन्होंने कई दिनों तक नदी और दलदल की तलहटी खोजी। पानी इतना गंदा था कि हाथों से टटोलना पड़ता था। फिर भी कुछ नहीं मिला। न कोई कपड़ा, न कोई बोतल, न कोई शरीर। अब तीसरा सिद्धांत बचा था, अपहरण। गवाहों ने बताया कि उन्होंने एक काला पिकअप ट्रक कैंपग्राउंड से जाते देखा था, उसी समय जब लड़की गायब हुई थी। नंबर प्लेट याद नहीं थी, लेकिन यह इकलौता सुराग था। पुलिस ने 100 मील के दायरे में रहने वाले सभी पंजीकृत यौन अपराधियों की जांच की। सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। 2 हफ्ते बाद भी कोई सुराग नहीं। स्वयंसेवक लौटने लगे, मीडिया हट गया। पुलिस ने खोज कम कर दी। लॉरेन के माता पिता वही पार्क में रुक गए। वो हर दिन नदी किनारे बैठते, बस इस उम्मीद में कि शायद कुछ मिले। पर एवरग्लेड्स खामोश रहा। 1 महीना बीत गया। मामला कोल्ड केस घोषित कर दिया गया। पोस्टर लगे, मिसिंग लॉरेन स्टीवेंस, उम्र 7 साल, गुलाबी टी शर्ट, नीले शॉर्ट्स, बालों में गुलाबी रिबन। लोगों ने देखा, सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। 2011। वही दलदल, वही जंगल, बस वक्त बदल गया था। जैकब स्टोन, वह सांप शिकारी, एक बड़े अजगर को पकड़ते हुए लॉरेन की कहानी को अनजाने में फिर से सामने ले आया। खोपड़ी और बालों का नमूना फॉरेंसिक लैब पहुंचा। डीएनए रिपोर्ट आई। यह लॉरेन स्टीवेंस ही थी। यह खबर जैसे बिजली की तरह फैली। मीडिया ने हेडलाइन दी, 25 साल बाद दलदल से निकला लॉरेन का राज। जांचकर्ता फ्रैंक मिलर, ठंडे मामलों का विशेषज्ञ। इस केस को फिर से खोला गया। उसने पुराने दस्तावेज, नक्शे, गवाहों के बयान सब पढ़े। फॉरेंसिक टीम ने उस जगह की खुदाई की जहां खोपड़ी मिली थी। वहां मिट्टी के अंदर पुराने बोरे के रेशे, ईंटों के टुकड़े और जंग लगी धातु के निशान मिले। सभी को जोड़कर एक डरावना चित्र उभरा। किसी ने लॉरेन के शरीर को बोरे में रखा, ईंटों से दबाया और उसे नहर में फेंक दिया ताकि कभी न मिले। 25 सालों में बोरा सड़ गया। जानवरों और पानी की धाराओं ने अवशेष बिखेर दिए और उसी जगह पर बाद में अजगर ने अपना बिल बना लिया। अब साफ था, यह हादसा नहीं था, हत्या थी। पुराने रिकॉर्ड्स में एक नाम बार बार सामने आया, आर्थर पीटरसन। वह उसी साल उसी पार्क में काम करता था, हैंडीमैन के रूप में। वह दूरदराज इलाकों की मरम्मत करता था, नहरें साफ करता था और पार्क के हर कोने को अपने हाथ की तरह जानता था। 3 हफ्ते पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, शराब पीने और झगड़ा करने के कारण। उसके पास एक काला नीला पिकअप ट्रक था, जो शाम को दिखने में काला लगता। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसके ट्रक पर हरा और पीला लोगो बना था, ठीक वैसा जैसा गवाहों ने बताया था। पीटरसन शांत लेकिन अजीब आदमी था। लोग कहते थे, वो खुद में रहता है। न दोस्त, न परिवार। उसकी पत्नी सालों पहले उसे छोड़ चुकी थी। नौकरी से निकाले जाने के बाद उसने अपने बॉस को कहा था, तुम सबको पछताना पड़ेगा।
मैं इस पार्क को याद दिलाऊंगा। यह बयान अब खतरनाक लग रहा था, मगर जब पुलिस ने उसका रिकॉर्ड खंगाला तो पाया वह 1998 में दिल के दौरे से मर चुका था। वह अपने रहस्य के साथ चला गया। फ्रैंक मिलर ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने पीटरसन का पुराना घर ढूंढा, मगर वह कई बार बिक चुका था। फर्श और दीवारें बदल दी गई थीं। कोई सबूत नहीं मिला। उसका ट्रक कबाड़ में बेच दिया गया था। फॉरेंसिक जांच असंभव थी। फिर भी परिस्थितिजन्य सबूत बढ़ते गए। वह जगह जानता था, उसके पास औजार थे, और वह नौकरी से निकाले जाने के बाद गुस्से में था। कानून के हिसाब से बिना ठोस सबूत के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मिलर जानता था कि वह सच के करीब है, पर वह रेखा पार नहीं कर सकता। वह अक्सर कहता, सच तो हमारे सामने है, पर कागज पर नहीं। मार्क और सारा अब बूढ़े हो चुके थे। उन्हें उत्तरी कैरोलिना के एक छोटे शहर में पाया गया। जब मिलर ने उन्हें फोन किया तो कई सालों की चुप्पी टूटी। वे लैब के लिए डीएनए सैंपल देने तैयार हुए। नतीजा आया, पूर्ण मेल। वह उनकी बेटी थी। सारा रो पड़ी। उसने कहा, कम से कम अब हमें पता है वो कहाँ है। मार्क ने बस इतना कहा, अब हमारी खोज खत्म हुई, पर सुकून नहीं। जब केस दोबारा खुला तो अखबारों ने इसे दलदल की आत्मा का बदला कहा। टीवी चैनलों पर डॉक्यूमेंट्री बनी। लोगों ने फिर से एवरग्लेड्स को देखा। वो जगह जो पहले रोमांच थी, अब डर की कहानी बन गई। फॉरेंसिक टीम ने बताया, बाल और ऊतक की स्थिति से पता चलता है कि अवशेष दलदल में कई वर्षों तक दबे रहे, यानी हत्या के तुरंत बाद शरीर वहीं छिपाया गया था। पार्क के नक्शों और पुराने रिकॉर्ड्स की तुलना से साबित हुआ, वह इलाका जहां अवशेष मिले वह साइप्रेस क्रीक कैंपग्राउंड से 2 मील दूर था। पर तब वहां खोज नहीं की गई थी क्योंकि वह इलाका बहुत मुश्किल घोषित किया गया था। मिलर ने कहा, यह कोई आम शिकारी नहीं था। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो पार्क को बारीकी से जानता था, जिसके पास बोरा, ईंटें और समय सब था। यानी आर्थर पीटरसन से बेहतर और कौन हो सकता था। एवरग्लेड्स के उस दलदल में जहां हर चीज सालों तक मिट्टी में समा जाती है, वहां अब भी एक खालीपन गूंजता है। वही जगह जहां से लॉरेंस स्टीवेंस के बाल और गुलाबी रिबन मिले थे। कानूनी दस्तावेजों के हिसाब से यह मामला आंशिक रूप से हल घोषित कर दिया गया था। फॉरेंसिक रिपोर्टें पूरी हो चुकी थीं, डीएनए मैच आ चुका था, और जांचकर्ताओं ने अपनी सीमाओं तक पहुंचकर कहा था, हम लगभग जानते हैं कि हत्यारा कौन था। लेकिन लगभग शब्द सबसे भारी होता है। वह एक ऐसा शब्द है जो सच के इतने पास होकर भी न्याय से दूर रख देता है। मार्क स्टीवेंस, जो कभी अपनी बेटी को जंगल की आवाजें सुनना सिखाता था, अब खुद हर आवाज से दूर चला गया था। वह अक्सर अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठता और उसी नदी की तस्वीर को देखता जहां आखिरी बार उसने अपनी बेटी को जाते देखा था। लोग पूछते, क्या अब सुकून मिला? वह मुस्कुरा देता, पर जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे सुकून नहीं मिला था, उसे बस अंत मिला था। कहते हैं, जब इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज खो देता है तो उसके अंदर की दुनिया स्थायी रूप से बदल जाती है। मार्क के लिए लॉरेंस सिर्फ बेटी नहीं थी, वह उसकी उम्मीद थी। और अब उम्मीद मिट्टी में थी, एवरग्लेड्स की नम जड़ों के बीच। सारा स्टीवेंस हर साल मई के महीने में एक छोटा गुलाबी रिबन उस नदी में बहाती है। उसने एक बार कहा था, शायद वो कहीं होगी, किसी और दुनिया में, जहां डर नहीं होगा, जहां रातें इतनी लंबी नहीं होंगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं आते अब। वो थक चुकी है। 25 साल की चुप्पी ने उसके आंसू भी सुखा दिए हैं। जासूस फ्रैंक मिलर, जिसने यह केस दोबारा खोला था, ने अपने रिपोर्ट में लिखा, हमने जवाब ढूंढे, पर हर जवाब के नीचे एक और सवाल छिपा था। लॉरेन की कहानी इस बात का सबूत है
कि समय चाहे जितना बीत जाए, कुछ जगहें अपने रेहे से जिंदा रखती है। उसने यह भी लिखा, आर्थर पीटरसन के खिलाफ हमारे पास सबूत नहीं है, पर हमारे दिलों में कोई शक नहीं कि वही दोषी था। उसने पार्क को याद दिलाया और वो सचमुच याद रह गया। कानून कहता है, बिना सबूत कोई दोषी नहीं, पर इंसानियत कहती है, कभी कभी सबूत नहीं, सिर्फ सच्चाई बचती है। लॉरेन के मामले में न्याय अधूरा रह गया, पर सच सामने था। कानूनी किताबें बंद हो गईं, मगर एवरग्लेड्स की मिट्टी ने उस कहानी को हमेशा के लिए संभाल लिया। अब वहां एक छोटा बोर्ड लगा है, साइप्रेस क्रीक ट्रेल, रिस्ट्रिक्टेड जोन। आम लोग उस जगह तक नहीं जा सकते, लेकिन रेंजर कहते हैं, कभी कभी रात में हवा के साथ बच्चों की हल्की हंसी सुनाई देती है। शायद कल्पना है, या शायद कोई पुरानी याद जो मिट्टी में भी जिंदा है। कभी कभी जब हवा चलती है तो पेड़ों की जड़ें हिलती है, और उस हिलने में एक अजीब सी करुण धुन सुनाई देती है, जैसे जंगल खुद कह रहा हो, मैंने बहुत कुछ देखा है, पर सब नहीं बता सकता। फॉरेंसिक लैब में आज भी लॉरेन के केस की फाइल रखी है। उस फाइल के ऊपर वही गुलाबी रिबन रखा गया है। समय ने उसे फीका कर दिया है, पर अब भी उसमें एक अजीब चमक है, जैसे वो अब भी किसी के बालों में बंधा हो। वह रिबन सिर्फ एक सबूत नहीं है, वह एक प्रतीक है, मासूमियत, याद और अधूरे न्याय का। 25 साल तक दलदल ने सच को अपने अंदर छुपाए रखा। वक्त बीता, लोग चले गए, पर प्रकृति ने कभी कुछ नहीं कहा। फिर अचानक एक अजगर आया, और उसने अनजाने में वो सच बाहर निकाला जिसे इंसान छिपाना चाहता था। यह एक विचित्र प्रतीक था। प्रकृति ने इंसान की छिपाई हुई सच्चाई को उजागर किया। जिसने मौत दी, वो मर गया, पर जिसने सच दबाया, वो सच किसी जीवित चीज ने वापस ऊपर ला दिया। कभी कभी प्रकृति ही न्याय करती है, धीरे लेकिन निश्चित रूप से। फ्रैंक मिलर ने अपने आखिरी बयान में कहा था, यह केस भले बंद हो गया हो, पर हर जांचकर्ता के मन में यह एक सवाल छोड़ गया, क्या कभी कोई सच्चाई पूरी तरह दबी रह सकती है? शायद नहीं। सच चाहे कितनी गहराई में क्यों न दबा हो, एक दिन किसी अजगर, किसी जड़, किसी हवा के झोंके के साथ वह बाहर आ ही जाता है। और जब वह आता है, तो सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि हमें आईना दिखाता है कि इंसान की बनाई दुनिया और प्रकृति के बीच हमेशा न्याय का एक अदृश्य संतुलन चलता है। अब लॉरेन की कहानी खत्म हो गई लगती है, पर एवरग्लेड्स की कहानी अब भी चल रही है। हर पेड़, हर जड़, हर पत्ता उस दिन की याद को अपने भीतर संजोए हुए है। जब सूरज ढलता है और हवा नम होती है, तो कभी कभी किसी को लगता है जैसे गुलाबी रिबन फिर से हवा में लहरा रहा हो, जैसे कोई मासूम बच्ची अब भी मुस्कुरा रही हो, कह रही हो, मैं यहां हूं मां, डरना मत। दलदल फिर से शांत हो जाता है, पानी ठहरा रहता है, पर अब हर लहर, हर सरसराहट लॉरेन की कहानी कहती है, एक ऐसी कहानी जो कभी सचमुच खत्म नहीं होती। लॉरेन जैसी मासूम आत्माओं की कहानियां हमें याद दिलाती है कि हर गुमशुदा चेहरा सिर्फ एक केस नंबर नहीं होता। वो किसी की बेटी, किसी की उम्मीद, किसी का जीवन होती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची कहानियां और लोगों तक पहुंचें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं, ताकि अगली कहानी जब आए, आप सबसे पहले उसे सुन सकें।